अस्सलामुअलैकुम। एशिया कप 2022 स्पेशल ट्रांसमिशन कमेंट्री बॉक्स और मैं हूं गौहरिशा। जी नाजरीन, हम सब जानते हैं कि एशिया कप टूर्नामेंट अब डू और डाई सिचुएशन में इस वक्त दाखिल हो चुका है। बड़े दिलचस्प मुकाबले देखने में आ रहे हैं और कल की अगर बात की जाए, कल के मैच की अगर बात की जाए तो कल बड़ा ज़बरदस्त टाकरा रहा श्रीलंका और बांग्लादेश के दरमियान। अब देखना यह है कि कौन परफॉर्मेंस देता है और कौन घर का सफ़र तय करता है। जी हाँ, वापसी का सफ़र होगा या फिर परफॉर्मेंस दे के खुद को मनवाना होगा। कल बड़ा ज़बरदस्त टाकरा देखने में आया श्रीलंका और बांग्लादेश के दरमियान। श्रीलंका ने 2 विकेट से बांग्लादेश को शिकस्त दी और कामयाबी अपने नाम की और सुपर 4 में क्वालिफाई करने वाली तीसरी टीम भी श्रीलंका अब बन चुकी है। श्रीलंका ने अपनी जगह बना ली है। आज का मैच बहुत अहम है। जी हाँ, आज का मैच खास तौर पे पाकिस्तानी टीम शाहीन के लिए बहुत अहम होगा। शाहीन कैसे परफॉर्म करते हैं, क्या कुछ करते हैं, क्या उनका सफ़र जारी रहता है। एशिया कप में सर्वाइवल के लिए शाहीन के लिए आज परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। आज टाकरा होगा पाकिस्तान और हांगकांग के दरमियान का। क्या कुछ होता है मैदान में ये भी देखेंगे। इसके साथ शो में हमारे साथ हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट राशिद हुसैन साहब भी मौजूद हैं। राशिद साहब, शुक्रिया आपका भी शुक्रिया। और मेरे ख्याल से जिस तरह का एशिया कप चल रहा है तो मैचेस तो आगे और दिलचस्प होने वाले हैं, लेकिन अगर हम मैच समरी देख लें और मैच समरी पे बात कर लें तो मेरे ख्याल से बात ज़्यादा आसान हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, एक नज़र अब डालते हैं मैच समरी की जानिब। जी राशिद साहब। तो जनाब, मैच हुआ और मेरे ख्याल से अब तक का सबसे दिलचस्प मैच हुआ। बांग्लादेश ने 183 रन बनाए 7 विकेटों के नुकसान पे। अफीफ हुसैन ने 39 रन बनाए, मेहदी हसन ने 38, महमूदुल्लाह ने 27 रन बनाए, करुणा रत्ने ने 32 रन देकर 2 विकेटें ली, हसारंगा ने 41 रन देकर 2 विकेटें ली और तिस्काना ने जो है 1 विकेट ली 23 रन देके। इसके बाद अगर हम श्रीलंका की बात की जाए तो श्रीलंका ने प्लान के मुताबिक खेला। एग्जीक्यूशन बहुत अच्छा था उनका। कप्तान शांगा की जितनी हम तारीफ़ करें और हम कुशाल मेंडिस की तारीफ़ करें कम होगा। बहुत बेहतरीन इनिंग है कुशाल मेंडिस की, 60 रन बनाए। फिर जनाब उनके जो कप्तान हैं हिंदुस्तान, उन्होंने 45 रन की थी। फिर निस्काना ने जो है 20 रन बनाए। इबादत हुसैन ने 51 रन देके 3 विकेटें ली। तस्कीन अहमद ने 2 विकेटें ली 24 रन देके और मेहदी हसन ने 30 रन देकर 1 विकेट ली। ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे इस मैच में जो हमें एक जो है इबादत हुसैन की, मेरे ख्याल से अगर हम बोलें तो महमूदुल्लाह को ऊपर खिलाना बड़ा मसला बना। अगर इबादत हुसैन को इतनी बॉलें मिल जाती 22-23 बॉलें तो बहुत फ़र्क पड़ने वाला था इस मैच में। लेकिन आफ्टर ऑल श्रीलंका 2 विकेटों से जीत गया और सुपर 4 में पहुंच गया। जी, तो मैच समरी आपने मुलाहिजा की। राशिद साहब, मैच समरी आप बता रहे थे, आपने कहा कि कल बड़ा ज़बरदस्त श्रीलंका ने खेला, तो यकीनन वो तो सबके सामने ही था, लेकिन कल जैसा श्रीलंका ने परफॉर्म किया, ओवरऑल मैच कैसा लगा, कैसी परफॉर्मेंस देखी? देखिए, मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा गलतियां की कल शकीबुल हसन ने। पहले तो 15 ओवर जो है उन्होंने में ही सारे अपने फास्ट बॉलर को खिला लिया, फिर अपने ओवर नहीं बचाए। आखिर के 15 ओवर में दरअसल उनका प्लान भी मेरे ख्याल से किसी हद तक बाबर आजम जैसा प्लान था और वही गलती वो कर गए जो बाबर ने की थी इंडिया के ख़िलाफ़ मैच में। बहुत बड़ा स्कोर था और आम तौर पे ऐसे ही सोचा जाता है कि आप विकेट ले रहे थे फास्ट बॉलर तो जल्दी जल्दी विकेटें ले लें, और कामयाब भी रहे। लेकिन आखिर में जो है स्पिनर्स, यकीनन T20 क्रिकेट होती है और उसमें हर टीम के पास 20 ओवर होते हैं और 20 ओवर में पूरी टीम का आउट होना कभी कभी होता है, लिहाजा हर बैट्समैन बहुत ओपनली खेलता है और वैसा ही हुआ। और स्पिनर्स ने फिर गलतियां भी की, वाइड्स बॉल दी, 9 बॉल्स हुई, 4 9 बॉल 8 वाइड्स बॉल हुई बांग्लादेश की तरफ से, तो काफ़ी फ़र्क पड़ा उससे। और मेरे ख्याल से अगर आप अपनी एग्जीक्यूशन सही नहीं करते, आप अपने प्लान के मुताबिक नहीं चलते और अगर आपने ऐसे ही सोचा हुआ था तो फिर मेरे ख्याल से 4 फास्ट बॉलर आपको खिला लेने चाहिए थे जब विकेट इस तरह की और इस तरह की सिचुएशन है। मेरे ख्याल से टीम बनाते हुए वो पाकिस्तान में एक रोटी ग्रुप है और मेरे ख्याल से यहाँ पे भी कोई चावल ग्रुप बन गया है और वो अपने अपने खिलाड़ियों को खिला रहा है बांग्लादेश की टीम में। और बांग्लादेश भी जनाब बर्दाश्त नहीं करते शिकस्त,
तो आज बांग्लादेश और ढाका के अखबार अच्छा अगर राशिद आप साहब, पढ़ेंगी आप तो ये आप तो कह परेशान रहे हो हैं कि जाएंगी। कोई शायद कोई ग्रुप बन गया है और बांग्लादेशी जो है वो अपनी शिकस्त बर्दाश्त नहीं करते, लेकिन कल उनको शिकस्त का भी सामना रहा और श्रीलंका ने जो है वो सुपर 4 के लिए क्वालिफाई कर लिया है, लेकिन बांग्लादेश की टीम जो है वो बाहर हो चुकी है। आपने उनकी बॉलिंग कैसी देखी और कहाँ कोई कमी रह गई उनके लिए? देखें, सबसे बड़ी बात है नो बॉल्स। अगर आप नो बॉल्स कराते हैं T20 में, और एक दो नहीं 4 नो बॉल्स हुई हैं, फिर वाइट्स बॉल कराई हैं 8, और मेरे ख्याल से प्लान नहीं था ओवरऑल अगर देखा जाए। फिर मेरे ख्याल से बैटिंग में भी बड़ा लैक हुआ। बैटिंग में इन्होंने इबादत हुसैन को नीचे खिलाया, उसने जो है जनाब 9 बॉलों पे 22 रन बना दिए, और महमूदुल्लाह ने 22 गेंदों पे जनाब 27 रन बनाए। तो मेरे ख्याल से अगर इसकी जगह इबादत हुसैन आते और इबादत हुसैन अच्छा खेलते और मेरे ख्याल से 20-25 रन और बन जाते तो ये सूरत हाल नहीं होती और शायद बांग्लादेश आज सुपर 4 में होता। गलतियां होती हैं और गलतियों से सीखा जाता है, और गलतियों को ना दोहराया जाए तो बेहतर होता है। शकीबुल हसन काफ़ी तजुर्बेकार खिलाड़ी हैं, वो अभी वापस आए हैं। जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ भी अभी बांग्लादेश को शिकस्त बर्दाश्त करनी पड़ी है सीरीज़ में। तो ओवरऑल देखा जाए तो मुस्तकिल जब किसी टीम के ऊपर शिकस्त का भूत सवार हो जाता है तो उससे निकलना बड़ा मुश्किल होता है, और मेरे ख्याल से अभी उन्हें काफ़ी मेहनत करनी अच्छा, पड़ेगी। शिकस्त का भूत तो T20 आप भी कह रहे हैं कि आपके उससे यकीनन एक फैक्टर तो होता है जिससे कोप करना शायद बास टीमों के लिए मुश्किल भी हो जाता है, लेकिन श्रीलंका के नाम रही है कामयाबी। तो अब आने वाले मैचेस में उनकी कैसी परफॉर्मेंस रही देख रहे हैं? ऐसा भी होता है कि कामयाबी का जो एक नशा है वो सर पे चढ़ के इतना बोलता है कि आपकी परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं लैग करने लग जाती है, तो ऐसा भी कोई फैक्टर देख रहे हैं? देखिए, दासुन अभी एक नए कैप्टन है, और ओवरऑल देखा जाए तो किस उम्र के कैप्टन जो है आमतौर पे जो है अपने कोचेस की बात बहुत गौर से सुनते हैं, और वो प्लान नज़र आया, वो स्ट्रेटजी नज़र आई, और उनकी टीम ने जनाब बिल्कुल स्ट्रेटजी के मुताबिक खेला, बिल्कुल आपने प्लान के मुताबिक खेला। आपकी स्ट्रेटजी बहुत बेहतरीन थी। तो मेरे ख्याल से जब आप एग्जीक्यूशन सही करते हैं, आप प्लान के मुताबिक जाते हैं। देखें, उन्होंने जब स्टे करते रहे, शनाक का दासुन और मेंडस रन बनते रहे। आखिरी ओवर जब उनके फास्ट बॉलर के निकल गए, गो आउट हुए, और एक वक्त में ऐसा लग रहा था 15 ओवर तक ऐसा लग रहा था कि श्रीलंका ये मैच हार गया, और आखिर के 5 ओवर जो मैं कहता हूँ शकीबुल हसन की गलती है, मिस मैनेजमेंट है, अपनी बॉलिंग को उन्होंने कुछ ज़्यादा ओवर रेट कर लिया। स्पिन देखें, T20 क्रिकेट में स्पिन मिडिल ओवर में बहुत काम आती है, लेकिन एंड के ओवर स्पिनर को दे देना, चाहे 20 रन भी हों तो बनने के इम्कान बहुत ज़्यादा होते हैं। आखिरी ओवर में 20-25 रन भी बन जाते हैं, चाहे अच्छे अच्छे बॉलर्स के ख़िलाफ़ बन जाते हैं। आपको याद होगा कि शामी हैं इंडिया के बॉलर, उनको कितना जो है लोगों ने बुरा भला कहा था जब वो वर्ल्ड T20 में पाकिस्तान ने हराया था भारत को। तो इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं, और मुझे लगता है कि शकीबुल हसन को की गलती बांग्लादेश को बहुत भारी पड़ी है। अच्छा, और कल श्रीलंका में जो कुछ कुशाल का किरदार रहा उस पर क्या कहेंगे? ये कुशाल एक वैसे ही बैट्समैन है जैसे वो खेल रहे थे, और ये उनका नेचुरल स्टाइल है। फिर मेरे ख्याल से उनको बहुत बैकअप था, और मेरे ख्याल से बॉलिंग भी उनको वैसे ही मिली जिस एरिया में वो बहुत स्ट्रांग हैं। आप उनको आगे गेंद डाल रहे थे, ऑफ स्टंप से बाहर जाती हुई गेंदों को वो खेल रहे थे, प्लेस कर रहे थे। तो मेरे ख्याल से जो उन बैट्समैन का स्ट्रांग पॉइंट हो, आप उधर ही गेंद डालते रहें। मेरे ख्याल से शकीब को और उनके बॉलर्स ने खुशाल पे इतना काम नहीं किया, क्योंकि अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ काफ़ी जो है आसानी से हार गई थी श्रीलंका की टीम से, शायद इतने टेंशन में नहीं थे। बांग्लादेश थोड़ा सा रिलैक्स कर दिया कि हमने अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ अच्छी कारकर्दगी थोड़ी बेहतर दिखाई थी, तो शायद श्रीलंका के ख़िलाफ़ भी हम आसानी से जीत जाएं, और रन भी काफ़ी बना लिए। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो रिलैक्स हो गई बांग्लादेश की टीम बहुत जल्दी, और यही उनकी शिकस्त का है कि उनके T20 में या कोई भी खेल हो, आखिरी लम्हे तक, आखिरी बॉल तक, आखिरी विसल तक आप रिलैक्स नहीं हो सकते। एग्जैक्टली, मैदान में भी कुछ ऐसे ही देखने में आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि बांग्लादेश जो है वो शायद अपने कंफर्ट जोन से आखिर तक बाहर नहीं आ सकी, और उसकी शिकस्त का सामना भी नतीजे में उनको देखना पड़ा। लेकिन कुशाल की बड़ी ज़बरदस्त एक बैटिंग रही, उसकी कुछ झलकियाँ आपको दिखाते हैं। तो ये कुछ झलकियाँ आपने देखी जिसमें कुशाल ज़बरदस्त तरीके से बैटिंग करते हुए नजर आए। जी राशिद साहब, क्या कहेंगे? आपने भी देखा, बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे थे। देखिए, 4 चौके मारे, 162 के स्ट्राइक रेट से खेला। तो T20 में
एक ओपन बैट्समैन से आप इससे ज़्यादा चाहते ही क्या हैं। और मेरे ख्याल से पाकिस्तान को भी इसी तरह का कोई ओपनिंग पेयर बनाना चाहिए जो इतने स्ट्राइक रेट से जो है पावर प्ले को इस्तेमाल करें। जब आप पावर प्ले को सही से इस्तेमाल कर लेते हैं तो मेरे ख्याल से आपकी मुश्किलें थोड़ी कम हो जाती हैं। फिर आपकी टीम जो है आगे आने वाले खिलाड़ियों के लिए थोड़ा रिलैक्स हो जाता है और वो अपने उसके मुताबिक खेलते हैं, अपने प्लान के मुताबिक। लेकिन किसी भी बैट्समैन को आप ये नहीं कह सकते कि वो आते के साथ ही पहली बॉल पे या दूसरी बॉल पे छक्के मारना शुरू कर देगा। वो T20 में ऐसा किया भी जा सकता है, लेकिन बहुत आसान नहीं होता, क्योंकि जब भी कोई विकेट गिरती है तो टीम पे एक प्रेशर आता है और दूसरी टीम का हौसला बढ़ता है जो विकेट लेती है। तो यकीनन जब विकेट आपके पास आ गई है और आपने एक सेट बैट्समैन को आउट कर दिया होता है तो जो मुखालिफ टीम होती है, जो बॉलिंग साइड होती है, उसकी जो है मोराल बुलंद होता है। और जब मोराल बुलंद हो और एक नया बैट्समैन आया तो उस पर एक्स्ट्रा प्रेशर होता है और इसको कोप करना इतना आसान काम नहीं होता। लिहाजा आपको प्लान के मुताबिक चलना चाहिए। आपको सोचना चाहिए कि मैंने 30 गेंदें खेलनी हैं, 35 गेंदें खेलनी हैं, 35 गेंदों में मैंने 50 रन बनाने हैं, 60 रन बनाने हैं, 45 रन बनाने हैं। प्लान करके जाना पड़ेगा। बहुत स्मार्ट हो गई क्रिकेट। अगर आपने हल्की सी भी कोई कमी बेशी की तो आपकी टीम हार सकती है। एक खिलाड़ी, एक बॉलर T20 में बहुत कुछ परफॉर्मेंस बड़ी जरूरी है। लेकिन अगर राशिद साहब अब तक के सिनेरियो की बात की जाए, अब कल जो मुकाबला होने जा रहा है वो श्रीलंका और अफगानिस्तान के दरमियान होगा, तो अब क्या आप देख रहे हैं कि कौन जो है वो किसको टफ टाइम देने वाला है? बिकॉज अफगानिस्तान की अगर बात करें तो अफगानिस्तान एक ऐसी टीम बन चुकी है जो हम सभी जानते हैं कि एक थ्रेटनिंग टीम के तौर पर मैदान में मौजूद है और श्रीलंका ने भी अच्छा परफॉर्म किया है। तो अब दोनों जब एक साथ मैदान में होंगी तो क्या कुछ होता देखेंगे? यकीनन शायकीन क्रिकेट के लिए एक बड़ा ज़बरदस्त टाकरा तैयार है। देखें, अब मेरे ख्याल से जब श्रीलंका और अफ़गानिस्तान की आप बात करें तो ठीक है, एक मैच में या 2 मैचेस में बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखा दी है, लेकिन श्रीलंका बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है। श्रीलंका एक बड़ी टीम है और मेरे ख्याल से अब इतना आसान भी नहीं है। और जो उनको एक विन चाहिए थी, जो एक फ़तह की ज़रूरत थी, जो उनका मोराल बूस्ट कर दे, वो उन्हें मिल गई है कल। और अब मेरे ख्याल से श्रीलंका को आप अंडरडॉग नहीं ले सकते। अब वो डार्क हॉर्स बन गई है और कुछ भी कर सकती है श्रीलंका की टीम। लिहाजा अफ़गानिस्तान को पर बहुत प्रेशर होगा और मेरे ख्याल से बल्कि हर टीम के लिए अब प्रेशर हो जाएगा। और हमें याद है कि इसी एशिया कप में कई दफ़ा ऐसा हुआ कि सबसे पहले पाकिस्तान को हरा कर उन्होंने फ़ाइनल में क्वालिफाई किया, फिर फ़ाइनल जीत लिया एशिया कप का। तो श्रीलंका की टीम हम नहीं कह सकते कि कमज़ोर है या वो, हाँ थोड़े से प्रेशर में थी और लास्ट काफ़ी अरसे से वो शिकस्तों से दो चार थी और उनको एक बड़ी फ़तह चाहिए थी, एक ऐसी फ़तह जो टीम को जेल कर दे। और मेरे ख्याल से बांग्लादेश के ख़िलाफ़ मैच ने उनको वो फ़तह दिला दी है। तो अब अफ़गानिस्तान रिलैक्स नहीं होगा, अफ़गानिस्तान को एक्स्ट्रा एफर्ट लगानी पड़ेगी श्रीलंका को हराने के लिए। ठीक है, अफगानिस्तान को एक्स्ट्रा एफर्ट लगानी पड़ेगी श्रीलंका से मुकाबला करने के लिए। अब क्या कुछ होता है इस पर भी बात होगी, लेकिन अब शुरू करते हैं कुछ बात जो कि कल का मुकाबला होने वाला है पाकिस्तान और हांगकांग के दरमियान। बड़ा दिलचस्प टाकरा है। सॉरी अब लाइव प्रोग्राम है तो इसमें कुछ गलतियां हो जाती हैं, लेकिन आज फ्राइडे की शाम 7 बजे जो है वो पाकिस्तान और हांगकांग के दरमियान मुकाबला होगा। तो अब क्या कुछ देख रहे हैं, क्या कुछ होने वाला है, कैसा शायकीन क्रिकेट को मैच मिलेगा? देखिए, मैच तो T20 होता है। हमने देखा कीनिया ने वेस्ट इंडीज़ को हरा दिया, आयरलैंड ने सरप्राइज़ दिया, ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त हो गई, बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, पाकिस्तान हार गया। तो मेरे ख्याल से छोटी बड़ी टीम कोई नहीं होती। जो मैच होता है, मैच T20 मैच में जो अच्छा खेलता है, जो अच्छी परफॉर्मेंस देता है, रिज़ल्ट आ जाता है। रिज़ल्ट तो आना ही होता है T20 में हर हाल में। यहाँ तो कोई ड्रा वाला सिस्टम भी नहीं है, इक्वल वाला सिस्टम भी नहीं है। तो मेरे ख्याल से दोनों टीमों ने जान लड़ानी है। हांगकांग के पास एक अपॉर्चुनिटी है। पहले उन्होंने बांग्लादेश जो है इंडिया के ख़िलाफ़ अच्छी कारकर्दगी दिखाई, फिर वो क्वालिफाइंग राउंड में बहुत अच्छी टीमों को हराते हुए आए। वो एशिया की बड़ी टीमें नहीं हैं, लेकिन जो हांगकांग के लेवल से थोड़ी सी बड़ी टीमें थी। UAE को उन्होंने हराया, ओमान को हराया, कई नेपाल को हराया। तो मेरे ख्याल से हांगकांग को इतना इजी नहीं लिया जा सकता। फिर उनके बहुत से खिलाड़ी पाकिस्तान में क्लब क्रिकेट खेल चुके हैं, पाकिस्तान में 1-2 खिलाड़ी फर्स्ट क्लास खेल चुके हैं। तो काफ़ी जो है उनको पाकिस्तान की स्ट्रेटजी, माइंडसेट का तो पता है। लिहाजा इंडिया के मुकाबले में हांगकांग की टीम पाकिस्तान के लिए ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती है।
लेकिन हमारी टीम को यहाँ पे प्रेशर नहीं लेना, अपना नेचुरल गेम खेलना है। इंडिया के ख़िलाफ़ हम काफ़ी अच्छा खेले, एक दो गलतियाँ नहीं करते। अगर बीच में हम इफ्तिखार या खुशदिल से एक दो ओवर करवा लेते और आखिरी ओवर हमारा नसीम शाह या हारिस रऊफ़ जैसा कोई बॉलर करवा रहा होता तो शायद उस वक्त भी वो मैच हम जीत जाते। लेकिन ओवरऑल गलतियाँ होती हैं, गलतियों से सीखते हैं और गलतियों से सीखना चाहिए, गलतियाँ दोहरानी नहीं चाहिए। अब आपको देखना है, आप हसनैन के साथ आते हैं, आप नसीम शाह के साथ आते हैं, आप हसन अली के साथ आते हैं। मेरे ख्याल से हमारे बॉलर तकरीबन इक्वल हैं। शाहीन नहीं है तो नसीम शाह आ गया, नसीम नहीं होगा तो हसनैन आ जाएगा। तो हमारे पास हमारा बॉलिंग अटैक काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक है। बैलेंस मौजूद है यकीनन हमारी टीम में अब भी। अब देखना यह है कि आज का जो अहम तरीन मुकाबला है हांगकांग के साथ पाकिस्तान का, उसमें क्या कुछ होता है, क्या पाकिस्तान सुपर 4 के लिए क्वालिफाई करता है, इस पे भी बात होगी। लेकिन अभी लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक। जी वेलकम बैक। कल बड़ा ज़बरदस्त टाकरा हुआ और आज होगा पाकिस्तान और हांगकांग का मैच। अब देखना ये है कि क्या कुछ होता है मैदान में। क्या पाकिस्तानी टीम जो है वो अब इतने ज़्यादा, राशिद साहब, इतने आराम के बाद आ रही है। अब अगर आप ये नोट करें, अच्छे खासे ब्रेक के बाद आ रही है पाकिस्तानी टीम, तो अब भी अगर परफॉर्म नहीं करती मैदान में और अब भी अगर आपने अपनी स्ट्रेटजी पे गौर नहीं किया होता, अपना गेम प्लान रिवाइज नहीं किया होता, तो ये तो फिर बड़ी अजीब सी बात होगी। देखिए, कल पाकिस्तान ने प्रैक्टिस नहीं की, रिलैक्स किया, आराम किया, तो मतलब प्रेशर तो नहीं ले रहे, मैच का प्रेशर नहीं ले रहे। लेकिन वो कहते हैं ना कि हमारे साथ भी होता था बचपन में, आपको याद हो, तो जब पेपर में बहुत ज़्यादा गैप आ जाता है ना, तो कभी तो बहुत अच्छा पेपर होता है और कभी बहुत ज़्यादा इंतज़ार करने की वजह से बहुत ज़्यादा तैयारियों के चक्करों में ना पेपर ख़राब भी हो जाता है, क्योंकि आप ओवर तो कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस बिल्कुल, बहुत तो अच्छी है। ऐसा हो सकता है। और मेरे ख्याल से बहुत लंबा है, सुपर 4 में भी पाकिस्तान का जो स्केड्यूल होगा वो भी काफ़ी गैप से मैचेस हैं, रिलैक्स भी है और परेशानी की बात भी है, क्योंकि टेंशन होगी कि अब क्या होगा, ये करना है, अब ये मैच जीत गए, एक मैच हार गए, दूसरा मैच हर हाल में जीतना है, फिर रन रेट की टेंशन होगी। मेरे ख्याल से काफ़ी मसाइल हो सकते हैं। लिहाजा मेरे ख्याल से पाकिस्तान को बहुत ही प्लान के साथ जाना पड़ेगा, कंपोस्ट टीम खिलानी पड़ेगी और जेल होके खेलना पड़ेगा। मेरे ख्याल से अगर आपके पास ऑलराउंडर हैं तो आपको, अगर मेरे ख्याल से एक फास्ट बॉलर आप ज़्यादा खिलाने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि हसन अली आखिर में आपको रन भी बना के दे सकते हैं। अगर 4 फास्ट बॉलर के साथ जाएं तो कोई मुज़ायका नहीं है, किया जा सकता है, एक बोल्ड फैसला है, क्योंकि अब तक हमने इस टूर्नामेंट में देखा है कि स्पिनर्स यकीनन काम के बहुत होते हैं, लेकिन जो टीमें बहुत ज़्यादा स्पिन पे रिलेट कर रही हैं वो हार रही हैं, और जो टीमें फास्ट बॉलर्स को सही यूटिलाइज कर रही हैं वो जीत रही हैं। भारत की मिसाल है, हालांकि भारत का स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट उनका स्पिन अटैक हमेशा से माना जाता है, लेकिन उनके फास्ट बॉलर ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जिस तरह की परफॉर्मेंस दी और जिस तरह से वो जीते हैं, तो मेरे ख्याल से अगर हम भी 4 फास्ट बॉलर के साथ चले जाएं, अगर हमारे 2 बॉलर हैं जैसे धानी और हसन अली, हमें 5-10 गेंदों पे 30-35 रन बना देते हैं, तो ओवरऑल मेरे ख्याल से बहुत अच्छा होगा। आसिफ अली को बिठा के आप हसन अली का चांस ले सकते हैं। अच्छा राशिद साहब, अभी प्लेइंग 11 की क्या सिचुएशन देख रहे हैं? अभी तक कुछ पता नहीं है, तो क्या लग रहा है, कोई शाहीन अभी तक कोई कंफ्यूजन का शिकार है? नहीं, कन्फ्यूजन नहीं है। अब ये देखना है, अगर वो 100% नसीम शाह फिट है तो मेरे ख्याल से उनको खिलाना चाहिए। अगर 90% भी है तो मेरे ख्याल से नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि सुपर 4 आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हांगकांग का मैच इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, इतनी ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेनी चाहिए। आपके पास हसनैन है, आपके पास हसन अली है, आपके पास बेटर चॉइसेस हैं। आपके पास ऐसा नहीं है कि आप, वो वक्त नहीं है कि वक़ार और शुएब अख्तर नहीं है तो फिर उसके बाद जो बॉलर है वो 130 की कराता हो। आपके तकरीबन 4-5 बॉलर ऐसे हैं जो 140 प्लस कराते हैं। हसन अली भी 140 प्लस हैं, हसनैन भी 140 प्लस हैं, रऊफ़ भी हैं। तो ओवरऑल मेरे ख्याल से इतना ज़्यादा प्रेशर लेने का, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है।
रिलैक्स होकर खेलें, अपने प्लान के मुताबिक सही, खेलें तो और परेशान बिल्कुल होने जीतने की के लिए खेलें। ज़रूरत नहीं है, प्रेशर लेने की यकीनन कोई ज़रूरत नहीं है। अब अगर कुछ करना है तो वो सुपर 4 में क्वालिफाई करना है और उसके लिए पाकिस्तानी टीम को मैदान में परफॉर्म करना होगा। शायकीन क्रिकेट यकीनन अब काफ़ी ज़्यादा पुरजोश नज़र आ रहे हैं। उन्होंने क्या कहा, उनकी भी राय आपको सुनवाते हैं। तो पिछले मैच में भी पाकिस्तान की जानिब से काफ़ी क्लोज मैच खेला गया इंडिया के साथ। उसमें भी नसीम शाह और जो रिजवान भाई थे वो थोड़े अनफिट हो गए थे एंड में। इंजरीज उनकी भी नुमाया है, लेकिन होप्स हो कि वो दोनों फिट हो जाए। अगर इन दोनों की जगह अगर जो फिट प्लेयर इस वक्त बैठे हुए हैं अगर उनको मौका दिया जाए तो और भी बेहतर होगा, क्योंकि नेक्स्ट राउंड में हम लोगों ने पहुँचना है। तो उसके लिए अगर ये दोनों अनफिट है तो उनके लिए फिर चेंज जो है वो लाजमी होना चाहिए। जी, इस दफ़ा टीम पूरी चेंज होनी चाहिए, क्योंकि पिछली दफ़ा भी इंडिया के साथ जो परफॉर्मेंस थी उनकी वो बिल्कुल अच्छी नहीं थी। तो इस दफ़ा इनकी परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए और टीम को चेंज करना चाहिए। जी बिल्कुल, बॉलिंग साइड में तब्दीली करनी चाहिए। हसनैन को और हसन अली को चांस देना चाहिए इस मैच में, ताकि उनकी भी जो फॉर्म गई हुई थी इस मैच में बहाल हो जाए। और दूसरी जानिब जो हमारे दो बॉलर इंजर्ड है जिनमें हारिस रऊफ और नसीम शाह हैं, उनको रेस्ट देना चाहिए। इसके अलावा बैटिंग में भी जो रिजवान है उसे रेस्ट देना चाहिए, क्योंकि उससे भी पिछले मैच में क्रैम्प्स पड़ने की शिकायत हुई थी। तो 3 चेंजेस जो हैं अगर वो कर लिए जाए तो वो फिट हो के फिर आगे जो आने वाले इंडिया के साथ मैच है उसमें हम बेहतर परफॉर्म कर सकेंगे। ही शायकीन क्रिकेट की गुफ्तगू भी आपने सुनी। शायकीन क्रिकेट काफ़ी ज़्यादा पुरजोश तो हैं ही पाकिस्तान के मैच के लिए, लेकिन एक तरफ परेशान भी हैं क्योंकि वो सोच रहे हैं कि अब डू और डाई सिचुएशन है, या तो सुपर 4 में क्वालिफाई करना है या फिर एशिया कप का सफ़र जो है वो अख्ताम पज़ीर हो जाएगा। अब क्या कुछ होगा, टीम पर बड़ी जिम्मेदारी इस वक्त आयद हो चुकी है। कहा तो जा रहा है कि राशिद साहब के अच्छा परफॉर्म करेगी हांगकॉन्ग के ख़िलाफ़, लेकिन एक ये फैक्टर मौजूद नहीं है। अब अगर हम ये समझ लें, अगर उनको ऑर्डिनरी समझ लें कि चलें जी हमें कोई इतना ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, ये तो बात हो रही है, वो परफॉर्म शायद हम परफॉर्म उनके खिलाफ कर जाएंगे, बहुत अच्छा खेलेंगे, लेकिन ऐसी टीम बाज़ औक़ात ये भी देखा जाता है कि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दे देती है और कोई सरप्राइज़ हो जाता है। देखें, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मौज़ा होते हैं, हो भी सकते हैं, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो इस वक्त हम ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान पे कोई प्रेशर है, पाकिस्तानी टीम को कोई परेशान होने की ज़रूरत है। इंडिया के ख़िलाफ़ भी तकरीबन हम जीत ही गए थे। इंडिया के ख़िलाफ़ मैच में हमने कोई बुरी परफॉर्मेंस नहीं दी, 1-2 गलतियां हुई जिसकी वजह से हम हार गए। ओवरऑल इंडिया के ख़िलाफ़ हमने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, और ये बात हम नहीं कह रहे, इंडिया भी कह रहा है और इंडिया के एक्सपर्ट भी कह रहे हैं, उनके कप्तान रोहित शर्मा भी कह रहे हैं, विराट कोहली भी पाकिस्तान के गुण गा रहे हैं, तकरीबन सभी पाकिस्तान के गुण गा रहे हैं। और क्योंकि मैच बहुत ही क्लोज हुआ और जब हमने इंडिया को इतने तिगनी का नाच नचा दिया था, तो मेरे ख्याल से हांगकॉन्ग को भी हम हरा सकते हैं और हराएंगे इंशाल्लाह। लेकिन यहाँ पे मुझे वही है, जिस तरह कहते हैं कि ज़बान खल्क़ को नकारा खुदा जानो, तो जिस तरह शायकीन भी मुतालबा कर रहे हैं कि कुछ तब्दीली कर लें, कुछ रिलैक्स हों, ये नज़र आना चाहिए। देखें, हॉलैंड के ख़िलाफ़ भी हमने अपनी बेंच स्ट्रेंथ को इतना ईजी नहीं लिया, और हमने हॉलैंड के ख़िलाफ़ अपने मेन खिलाड़ियों के साथ गए और मेन खिलाड़ियों को खिलाया, और जिसकी वजह से हमें कुछ इंजरीज़ हुई, फिर वहाँ पे वेदर का मसला हुआ। मेरे ख्याल से हॉलैंड के ख़िलाफ़ जैसे टीम जाती है, इंडिया की टीम जब छोटी टीमों के ख़िलाफ़ जाती है तो उनकी ए लेवल की 1-2 अच्छे बड़े खिलाड़ी जाते हैं। इवन श्रीलंका और बांग्लादेश के ख़िलाफ़ भी जब वो सीरीज़ पे कोई टीम भेजते हैं तो वो अपनी 100% टीम नहीं भेजते, वो अपने बड़े खिलाड़ियों को, जैसे एक ज़माने में सचिन को रिलैक्स दे देते थे, विराट को दे देते थे, धोनी को दे देते थे, सहवाग को देते थे। तो इसी तरह से आप भी दे सकते हैं, और लेकिन आप हर जगह जाते हैं और अपने मेन खिलाड़ियों को खिलाते हैं, और फिर जब आपकी मेन खिलाड़ियों को दूसरी टीमें टफ़ टाइम देती हैं तो आपके ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है। लिहाजा इसको समझना होगा, आपको अपनी बेंच स्ट्रेंथ को अप टू मार्क रखना पड़ेगा। बॉलिंग में तो हमारे पास कुदरती तौर पे अल्लाह का शुक्र है कि हर दफ़ा आ जाते हैं, लेकिन इस वक्त अगर हम बैटिंग में देखें तो पूरी टीम जो है डिपेंड करती है बाबर अच्छा, और अभी क्या रिजवान समझ रहे, पे। बॉलिंग में किसी को चेंज करना चाहिए, कोई चेंजेस देखिए, होने चाहिए? अगर तो इंजरी का है, वो कह रहे हैं ना कि अभी हमारे प्रोग्राम में इस सेगमेंट में अगर मगर बहुत हो गया, तो वही मैं कह रहा हूँ, अगर तो इंजरी है, अगर मसला है तो फिर आप चेंज करें, वरना मेरे ख्याल से उनको खिलाएं, क्योंकि कंडीशन जो है, एटमॉस्फेयर होना चाहिए। 4-5 दिन का आपको रिलैक्स मिल गया है, और कितना रिलैक्स चाहिए। मेरे ख्याल से अगर क्रैम्प थे तो मेरे ख्याल से ख़त्म हो गए होंगे और अब आप बिल्कुल रिलैक्स हैं, और अगर इंजरी है और
इस लेवल की है, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी के साथ आपने बहुत मिस मैनेज कर दिया है, लिहाजा नसीम शाह के साथ आप मिस मैनेज नहीं करें, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन में नसीम शाह हमें बहुत काम आने वाला है, क्योंकि वर्ल्ड T20 ऑस्ट्रेलिया में होने जा रहा है। अगर आपके पास शाहीन भी नहीं होता, आपके पास नसीम शाह भी नहीं अच्छा, होता, हसन तो अली को आपके लिए आज बड़ा खेलना मसला हो चाहिए, सकता आप क्या समझ रहे हैं? उस्मान कादिर की जगह कोई जगह बनती है? उस्मान कादिर तो मेरे ख्याल से पिछले मैच में भी नहीं खेले थे, और जो मेरे ख्याल से अगर उनको आसिफ अली की जगह खिला लिया जाए, क्योंकि आसिफ अली हिटर हैं, पिंच हिटर हैं, और वो नहीं कर पा रहे, काफ़ी अरसे से वो नहीं चल पा रहे। ये काम हसन अली कर सकता है, अगर हसन अली को भी उसी पोजीशन पे भेजें और एज ए आप उसको ऑलराउंडर समझ लें। गो हमारे यहाँ ऑलराउंडर बहुत ही कम होते हैं। अभी कुछ ही दिनों में पहले जो है उन्होंने धानी ने अच्छी कारकर्दगी कर दी, तो आप उसको ऑलराउंडर समझने लगें। लेकिन हसन अली के मामले में यह है कि उसने फ़र्स्ट क्लास में सेंचुरियाँ बनाई हैं, अच्छा खेल रहा है, हार्ड हिटिंग कर सकता है, उसमें सलाहियत है, उसमें एबिलिटी है, पैशन है। तो मेरे ख्याल से आसिफ अली को ड्रॉप करके इस मैच में आप हसन अली के साथ जा सकते हैं। उसका फ़ायदा ये होगा, एक तो आसिफ अली वैसे भी कुछ नहीं कर रहे, अगर हसन अली आपको 5-10 बॉलों में आपको 10-15 रन बना देते हैं, फिर आपको फास्ट बॉलर भी एक एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर भी मिल जाएगा जो आपको विकेटें भी ले सकता है, और आखिरी डेप्थ ओवर में हसन अली आपको काम आ सकता है। तो मेरे ख्याल से एक अच्छी चॉइस है, बोल्ड फैसला होगा। और मेरे ख्याल से अगर आप हॉलैंड की टीम के ख़िलाफ़, हांगकांग की टीम के ख़िलाफ़ बोल्ड फैसले नहीं करेंगे तो फिर किस टीम के ख़िलाफ़ करेंगे, ये सोचना होगा। बिल्कुल। और अगर आसिफ अली की परफॉर्मेंस की बात की जाए तो खैर उनकी तो परफॉर्मेंस ऐसा लगता है कि शायद कोई गली मोहल्ले में खेल रहे हैं और कुछ भी नज़र नहीं आता। इस हवाले से नहीं, मेरे ख्याल से गौर कुछ ये ज़ाती वाली बात है। वो एक अच्छा खिलाड़ी है, और अच्छा खिलाड़ी ज़रूर है, लेकिन फॉर्म में नज़र क्यों नहीं आ रहे? हर खिलाड़ी पे बैट पैच आते हैं। ये काम कोचिस का है कि वो कहाँ फॉल्ट कर रहा है, कहाँ खामी है, उसको डेवलप करना होगा। मोहम्मद यूसुफ बहुत अच्छे कोच हैं। जहाँ आप कोचेस की बात कर रहे हैं राशिद साहब, कल हमने देखा कि प्रैक्टिस सेशन भी नहीं हुआ, उसको भी कैंसिल कर दिया गया, तो इसको क्या देख रहे हैं, क्या वजह थी? आज बड़ा अहम टाकरा था पाकिस्तान का। देखिए, आप बार बार उसको अहम टाकरा कह रही हैं, मेरे ख्याल से ये इतना अहम टाकरा नहीं है। कैसे नहीं है राशिद साहब? इसलिए अगर नहीं है कि सुपर 4 के लिए हम क्वालिफाई नहीं कर पाते, अगर आपको खेलना होता, आपको किसी ऐसी टीम के खिलाफ खेलना होता जिसका बहुत कोई सुपर डुपर रिकॉर्ड हो, जो श्रीलंका हो, जो बांग्लादेश हो या इंडिया हो, एशिया की एक टीम है जो इंटरनेशनल क्रिकेट भी इतनी कभी कभी खेलती है। टोटल उनका जो आपका पेयर है, जो जहाँ से वो सिलेक्ट करते हैं, 30 से 40 खिलाड़ी हैं, उनमें से 20 खिलाड़ी उनके हर वक्त अवेलेबल होते हैं, 20 खिलाड़ी तो अवेलेबल भी नहीं होते। तो 20 खिलाड़ियों के एक जगह वो उनके पास पूरा एक बैच है। एक तरफ आपके मुल्क में मेरे ख्याल से 3-4 हज़ार खिलाड़ी आपके पास मौजूद हैं, जिनमें से आपको सिलेक्ट करनी पड़ती है टीम। तो मेरे ख्याल से हांगकांग से आप घबराएं, हांगकांग से परेशान हो, हांगकांग के मैच को आप बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लें, लाइटर नहीं लेने का मैं कह रहा, लेकिन आप रिलैक्स होके खेलें। पाकिस्तान अगर सिर्फ अपनी 50% भी परफॉर्मेंस देता है तो मेरे ख्याल से आराम से हांगकांग को शिकस्त दे सकता है। हमारे लिए वही बात होगी कि कोई क्लब की टीम कोई इंटरनेशनल टीम को हरा दे तो ऐसा हो सकता है। बैलेंस रखने की ज़रूरत है, तो वो परफॉर्मेंस भी मैदान में नजर आएगी। लेकिन अभी आपको सुनवाते हैं फ़खर ज़मान की एक टॉक। T20 में कोई भी टीम आप इजी नहीं ले सकते, और हांगकांग भी एक क्वालिफायर बड़ा अच्छा खेल के आ रहे हैं। तो हम लोग प्रॉपर तरीके से अपने फुल रिदम से ही आएंगे और खेलेंगे, और कोशिश करेंगे कि अच्छे से अच्छा ये मैच जीतें, क्योंकि आगे फिर सुपर 4 में भी जाना है। तो एक मेरे ख्याल में हमारी तैयारी भी अच्छी जा रही है, और इंशाल्लाह कल अच्छा खेलेंगे। क्रैम्प्स और ये चीज़ें तो, इंजरी वगैरह तो खेल का हिस्सा है, आती रहती है। बस यही है कि उससे आप ओवरकम कैसे करते हो, उसको कंट्रोल कैसे करते हो। और हमारी जो मेडिकल टीम है वो बहुत अच्छा काम कर रही है उस पर, और उसी के बाद ही उस पर लगे हुए हैं। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आगे वाले मैचों में हमारे जितने भी प्लेयर्स हैं सब फुली फिट होंगे, और जो ऑलरेडी हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, तो बहुत ज़बरदस्त होगा। और बाकी जो मैचेस आ रहे हैं, तो मेरे ख्याल में हम लोग इतनी क्रिकेट खेल चुके हैं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप रेगुलर खेल रहे हो या कोई मैचों के बीच में गैप आ रहा है, तो इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जी,
तो फ़खर जमान की बात आपने सुनी। आज के मैच के लिए काफ़ी ज़्यादा पुरुमीद नज़र आ रहे हैं। कह रहे हैं कि पूरी कोशिश करेंगे कि अच्छा खेलें और परफॉर्म करके दिखाएं। लेकिन मेडिकल बोर्ड की भी कुछ उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि क्रैम्प्स बड़े मामूली होते हैं और यकीनन मामूली होते हैं, लेकिन जिस तरह से नसीम शाह राशिद साहब उस वक्त मैदान में इंडिया के ख़िलाफ़ वो रिएक्ट कर रहे थे, खेला उन्होंने बहुत अच्छा, परफॉर्मेंस उनकी बहुत अच्छी रही, लेकिन जो एक फिटनेस की एक मामला होता है और जो एक मेडिकल बोर्ड का किरदार होता है उस पर सवालिया निशान नहीं है। और अगर शाहीन की भी इस पर मैं बात करूंगी, लेकिन खैर अभी आप नसीम की बात करें क्योंकि शाहीन भी बड़ा सफ़र कर रहे हैं। देखिए, नसीम शाह बहुत स्किल्ड खिलाड़ी है, बहुत अच्छा है, बहुत यंग है, एनर्जेटिक है, लेकिन इनकी फ़िटनेस हमेशा से मसला है। एक मैच में आते हैं, कभी एक मैच पूरा खेलते हैं, कभी एक मैच पूरा भी नहीं खेलते, लेकिन उसकी क्लास ऐसी है, उसकी बॉलिंग ऐसी है कि कोई भी उसको जब वो फिट हो तो टीम से बाहर रखने का सोच नहीं सकता, लिहाजा उसे फिर टीम में लिए लेते हैं। लेकिन प्रॉपर उस पर वर्क करने की ज़रूरत है। या तो आप उसको ऑस्ट्रेलिया की किसी एकेडमी में भेज दें, अगर आपकी अपनी एकेडमी इस काबिल नहीं है तो आप ऑस्ट्रेलिया भेज दें कि वो उस पर वर्क करें, या फिर आप मेरे ख्याल से लाहौर कलंदर्स की आकिब जावेद से ही मदद ले लें कि वो जनाब काफ़ी बेहतर आदमी हैं और काफ़ी उन्होंने कोर्सेज़ भी किए हुए हैं, उनकी मदद लें, वो अच्छा शायद कोई मशवरा दे दें। देखें, शाहीन को भी काफ़ी ग्रूम किए आकिब ने, और तो मेरे ख्याल से अगर हारिस रऊफ़ को देख लें, शाहीन शाह अफरीदी को देख लें, ये आकिब जावेद की प्रोडक्ट्स हैं। तो उसी तरह अगर हम जो है नसीम शाह को भी उसके हवाले कर दें और कोशिश करें। देखें, कल भी यही बात हो रही थी कि राइट पर्सन टू राइट जॉब, तो वही वाली बात अब भी है। उमर गुल अफ़गानिस्तान के खिलाड़ियों को और फास्ट बॉलर को अच्छा फास्ट बॉलर बना सकते हैं। जनाब यूनुस खान उनके बैट्समैनों को स्किल दे सकते हैं। तो फिर हमारे बैट्समैनों में क्या खामी है, हमारे बोर्ड को क्या मसला है कि वो कोई खामी उनकी नहीं है। इस हवाले हासिल नहीं कर से सकते। शाहीन पर भी गुफ्तगू करेंगे और इस हवाले से मजीद बातें जारी रहेंगी, लेकिन अभी लेते हैं एक ब्रेक। जी वेलकम बैक। तो जी आज बात होगी, अब इस पे भी ज़रा थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। शाहीन जो है वो मौजूद नहीं है, अब उनको लंदन रवाना कर दिया गया है, कहा गया है कि रीहैब के लिए अब वो लंदन जाएंगे। और मेरे ख्याल से राशिद साहब अभी दुबई में भी जो वो मौजूद थे, तो मेरे ख्याल से इसी मकसद के लिए मौजूद थे, लेकिन खैर टाइम वेस्ट हो रहा है। और इस हवाले से अगर मैं बात करूँ तो कल हफीज़ की भी काफ़ी हमने देखा कि ओपनली काफ़ी इस पे बात कर रहे थे। क्रिकेट बोर्ड के मेडिकल बोर्ड पे भी उन्होंने काफ़ी किरदार पे उन्होंने बात की और एक क्रिमिनल नेग्लिजेंस की बात की है कि शाहीन के साथ ये तमाम चीज़ें हुई हैं। आप क्या कहेंगे इस पे? देखिए, मेरे ख्याल से फास्ट बॉलर हमारे पास बहुत आते हैं, तो हम उनकी शायद कदर नहीं करते। माजी में मोहम्मद जाहिद जैसा एक फ़ास्ट बॉलर था, उसको भी हमने इसी तरह ज़ाया किया है। शुएब अख्तर, उनकी इंजरी रहती थी, घुटने का किया था। जुनैद खान थे, उनके साथ हमने इसी तरह का सलूक किया। इवन आमिर, उसके अलावा हमने कई बॉलर्स के साथ इसी तरह ज़्यादतियाँ की हैं। और टीम मैनेजमेंट जो है ना, मेरे ख्याल से हम शिकस्त से बहुत घबराते हैं, और नए खिलाड़ियों को और रोटेशन प्लान पे अमल करना शायद हमारे यहाँ, या फिर बॉलर्स में भी खुद बहुत सर्टेन अनसिक्योरिटी है कि जनाब अगर हम बाहर बैठे और किसी दूसरे ने परफॉर्म कर दिया तो फिर मेरे ख्याल से आगे हमारी दोबारा टीम में जगह नहीं बन जाए। तो देखिए, नसीम शाह है, हारिस रऊफ़ है, हसनैन है, हसन अली है, तो शाहीन पे भी प्रेशर है। इसके अलावा अगर आप देखें तो हमज़ा है और दीगर बॉलर जो नहीं खेल रहे, जो अभी पाकिस्तान कप खेल रहे हैं, T20 कप, तो वहाँ भी बहुत अच्छे फास्ट बॉलर आपके को नज़र आ रहे हैं। वो कुछ एजेड हैं, कुछ अंडर एज हैं, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो फास्ट बॉलिंग में हमें इतना कोई कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ। हाँ, बीच में थोड़ा सा एक मुख्तसर से अरसे में हमें एक प्रॉब्लम थी, लेकिन हमारे फास्ट बॉलर बहुत जल्दी ग्रूम कर जाते हैं। अच्छा राशिद साहब, अभी हम सब जानते हैं कि T20 भी बिल्कुल कॉर्नर पे,
तो अभी जो ये तमाम तर एक सिनेरियो बना हुआ है, शाहीन को भेज दिया गया है लंदन, अब वो रिहैब करेंगे और उनका प्रॉपर वे में उनकी केयर होगी और सारी चीज़ें होंगी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं। तो ये तमाम चीज़ें देखते हुए आप समझ रहे हैं कि T20 में वो हमें अवेलेबल होंगे, बिकॉज एक सर्टेन टाइम पीरियड हमें रिक्वायर्ड है, तो वो तब तक वो है वो बिल्कुल ठीक भी हो जाएंगे और फिट भी हो जाएंगे और वो अवेलेबल भी होंगे, समझ रहे हैं? देखिए, नजूमी तो नहीं हूँ मैं, लेकिन जो सूरत हाल है, नी इंजरी जो होती है वो इजी नहीं होती। आपको पता है जब इमरान खान के साथ भी ऐसा ही मसला हुआ था तो इमरान खान ने भी काफ़ी अरसा लिया था, और फिर नी इंजरी से जब आप सेहतियाब होते हैं तो इसका मतलब होता है कि आपने बॉल को, नेट को और विकेट को कई महीनों तक नहीं देखा होता। जब आपने कई महीनों तक विकेट पे नहीं आया तो एक वो यही होता है कि आप चाइल्डहुड में आ जाते हैं और आप पहली दफ़ा बॉल करा रहे होते हैं। आपका एक्शन, आपकी बॉडी, आपके मसल्स नए सिरे से होते हैं। अब जो मसल्स उसके 12-13 साल की उम्र में बने थे, वो मसल अगर उसके 23-24 साल की उम्र में बनना शुरू होंगे तो प्रॉब्लम तो होती है। वो नया स्टार्ट होगा और नए स्टार्ट में बग़ैर उसको कोई डोमेस्टिक खिलाए या बग़ैर कोई आप करे इतना बड़े इवेंट में नहीं भेज सकते। वो बड़ा खिलाड़ी है और यकीनन शाहीन शाह अफरीदी और आफरीदीज़ अक्सर पाकिस्तान में आके मौज़े भी दिखा देते हैं, अच्छी परफॉर्मेंस भी दिखाते हैं, इसलिए हम उसे खिला तो सकते हैं, लेकिन एक जो प्रोसेस है उसके मुताबिक कोई भी अनफिट होकर अगर टीम से बाहर होता है तो फिर उसको डोमेस्टिक में जाना होता है, वहाँ परफॉर्मेंस दिखानी होती है, उससे उसके मसल्स, उसके मैच प्रैक्टिस, उसकी नेट प्रैक्टिस बेहतर होती है, उसके बाद वापस आता है फॉर्म, रिदम। बॉलर के लिए इतना आसान नहीं होता कम बैक करना। अब जुनैद खान की मिसाल ले लें, इवन मोहम्मद आमिर जो एक बहुत अच्छे बॉलर थे, लेकिन जब पाबंदी उन पे लगी स्पॉट फिक्सिंग की और उसके बाद वो वापस आए तो बहुत डिफरेंट थे, बहुत ही डिफरेंट थे। हालांकि उनको कोई इंजरी नहीं थी, लेकिन क्योंकि वो इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, इवन कोई सर्टिफाइड क्लब क्रिकेट भी नहीं खेल रहे थे, उसके बाद वो जब टीम में आए तो वो परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाए और अब टीम में नहीं है, तो बहुत मुश्किल होता है 4 महीने 6 महीने ग्राउंड से बाहर रहना। बैट्समैन फिर भी वापस आ जाता है, बॉलर के लिए थोड़ा सा मसला बॉलर के लिए थोड़ा सा मसला तो होता है। राशिद साहब, कल हमने देखा, कल शाहिद आफरीदी भी एक निजी चैनल पे इस बात का एतराफ़ भी कर रहे थे और कह रहे थे कि शाहीन पर वो तवज्जो नहीं दी गई और बिल्कुल उनकी वो केयर नहीं की गई, उस तरह से उनको नहीं रखा गया जिस तवज्जो की वो उनको रिक्वायरमेंट थी, और उन्होंने यहाँ तक भी कहा है कि मेडिकल बोर्ड को इसकी रिपोर्ट देनी पड़ेगी। बिल्कुल देनी चाहिए और बिल्कुल मेरे ख्याल से प्रोसेस होना चाहिए। अगर नेग्लिजेंस जो है आपकी शाहिद आफरीदी की तरफ से हुई है, शाहीन शाह अफरीदी की तरफ से हुई है, तो भी उनको जवाबदेह होना चाहिए, और अगर जो है गलती जिसकी भी है उसको सज़ा तो मिलनी चाहिए, और सज़ा नहीं मिलनी चाहिए तो कम से कम एक ट्रेंड तो सेट होना चाहिए कि पूछा जाए कि भाई ये क्या हो रहा है। एक खिलाड़ी है जो हमारा मैच विनर है, जो जिससे हमें बहुत सी तवक्कुआत हैं, और अभी कोई वो रिटायरमेंट के करीब भी नहीं आया। अगर वो भी जल्दी रिटायर्ड हो जाता है या फिर गायब हो जाता है या फिर दोबारा वापस नहीं आ पाता, तो सिर्फ पाकिस्तान का नुकसान नहीं हो रहा, ये इंटरनेशनल क्रिकेट का नुकसान है। अगर रोहित शर्मा, अगर विराट कोहली जैसा या KL राहुल जैसा खिलाड़ी या जसप्रीत बुमराह जैसा खिलाड़ी या फिर हमारे आमिर जैसा खिलाड़ी गायब हो जाता है तो ये इंटरनेशनल क्रिकेट का नुकसान होता है। ये हमारा नुकसान है, ये पूरी दुनिया के क्रिकेट लवर्स का नुकसान होता है कि जनाब एक ऐसा बॉलर, एक ऐसा स्टार गायब हो जाए और सिर्फ चंद लोगों की गलती की वजह से, तो बहुत बड़ा जुर्म है। इंटरनेशनल क्रिकेट पे जुल्म है, मैं इसको जुल्म कहूँगा, और ये जुल्म है और इसकी सज़ा तो मिलनी चाहिए। इसकी सज़ा यकीनन मिलनी चाहिए, और ये कोई पहली बार नहीं है, ये रिवायत चलती आ रही है कि हमारे जो टीम के जो जेम्स होते हैं उनके साथ इस किस्म के रवैये होते हैं। लेकिन अभी आपको सुनवाते हैं हांगकांग प्लेयर्स की एक टॉक। कि हमने जैसे पिछले टूर्नामेंट में परफॉर्म किया था तो हम काफ़ी कॉन्फिडेंस थे कि हम मतलब इंडिया को टफ टाइम देंगे। इतना भी था कि कॉन्फिडेंस में थे कि शायद अपसेट हो जाए, लेकिन उन्होंने आखिरी ओवर में स्कोर ज़्यादा हो गया, तो हमारी कोशिश थी कि जितना हम उसको करीब लेके जा सके उतना अच्छा है हमारे लिए। और जो बात की है, हमारे जो लड़के इतने प्रोफेशनल नहीं हैं कंपेयर टू इंडिया, अदर इंडिया, पाकिस्तान और अदर टीम्स, तो हम ज़्यादा हमारा जो रुझान है वहाँ पे ज़्यादा क्रिकेट के साथ कोचिंग शोचिंग ये आगे पीछे, तो ज़्यादा क्रिकेट पे फोकस नहीं कर सकते। तो इस वजह से मैं बोलता हूँ कि हमने जैसे परफॉर्म किया बहुत अच्छा था। या हम इंडिया पाकिस्तानी ओरिजिन है, पर
हम साथ हांगकांग के लिए खेलते हैं, हमारा एक्सपीरियंसेस सिमिलर है, हम सब हांगकांग में खेलते हैं और हमारा एक्सपीरियंस सेम है, तो हम ये लेते नहीं है, मतलब वी डोंट टेक दिस एज अ डिफरेंस, हम ये इसको छोड़ के हम हांगकांग के लिए खेल रहे हैं एट द एंड ऑफ द डे, राइट। तो हमारे लिए जैसे इंडियन के लिए इंडिया बड़ा गेम है, पाकिस्तान भी बड़ा गेम है, दोनों बिग गेम्स है और हम मतलब ये लेते नहीं कि हम इंडियन और पाकिस्तानी सब साथ में खेलते हैं। जी, तो हांगकांग के प्लेयर्स की आपने गुफ्तगू सुनी। राशिद साहब, ऐसा नहीं लग रहा हांगकांग की टीम का थोड़ा सा मोराल डाउन है? देखिए, मोराल डाउन नहीं है, उन पे प्रेशर होगा। दुनिया की 2 बेहतरीन क्रिकेट टीमों से उनका मैच हो रहा है। मतलब एक बच्चे को आप क्लास 1 के, क्लास 2 के बच्चे को अगर क्लास 10 की टीम से खिला देंगे तो एक प्रेशर होता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि इनके यहाँ थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया है। जो इन्होंने परफॉर्मेंस दी है इंडिया के ख़िलाफ़, जो इन्होंने परफॉर्मेंस दी है क्वालिफाइंग राउंड में, तो इनका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बूस्ट हुआ है। और जिस तरह से इन्होंने कहा कि वो हांगकांग के लिए खेलते हैं, अच्छा है, क्योंकि ओरिजिन इनका इंडियन और पाकिस्तानी है ज़्यादातर, लेकिन खेल जिस मुल्क के लिए रहे हैं उससे लॉयल्टी दिखा रहे हैं, ये एक अच्छी बात है और इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। हांगकांग हो गया, और हांगकांग द गेट वे फॉर चाइना, अगर क्रिकेट में चाइना भी आ जाता है और चाइना की टीम भी बन जाती है, जब आप तो ये बड़ी हमारे लिए टीम्स बहुत के बड़ी साथ खेलते हैं कामयाबी तो होगी। आप बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत सी लर्निंग होती है। आज मुकाबला है, बहुत अहम मुकाबला होगा पाकिस्तान और हांगकांग के दरमियान। हमें जीतना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर सुपर 4 के लिए क्वालिफाई करना है तो आज का टाकरा जीतना पाकिस्तानी टीम के लिए, शाहीनों के लिए बहुत ज़रूरी होगा। फिलवक्त इतना ही, कल इन्हीं बातों को दोबारा से वाइंड अप दोबारा से करेंगे, लेकिन अभी हमें दीजिए इजाज़त। कल इसी वक्त इसी चैनल से, यहीं इसी शो पे मुलाकात होगी।